अमित शाह जब मोदी सरकार में गृह मंत्री बने थे, अपने मंत्रालय में उन्होंने जो सबसे पहला आदेश दिया वो ये कि अब से उनकी टेबल पर अंग्रेजी में कोई फाइल नहीं आएगी। बहुत आवश्यक हुआ तो साथ में हिंदी अनुवाद होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज कुछ गिने चुने कार्यालयों में है जहां लगभग 100% काम हिंदी में होता है। अमित शाह तो गुजराती हैं, तो फिर उनके मन में हिंदी के प्रति ये प्रेम कहां से आ गया? बड़े बड़े हिंदी भाषी नेताओं ने जो काम नहीं किया, भला वो एक गुजराती ने क्यों किया? इसका उत्तर जानने के लिए आपको कुछ तथ्यों के बारे में जानना होगा। ऐसे तथ्य जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, अन्यथा आप कोई गलत धारणा बना सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में अमित शाह ने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी का विकल्प बनना होगा। दो भारतीय जब आपस में बात करें तो उनकी भाषा हिंदी अथवा कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। इस सामान्य सी बात पर देश भर के कुछ हिंदी विरोधी भड़क गए। किसी का कहना है कि यह सांस्कृतिक आतंकवाद है, तो कोई कह रहा है कि इससे देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ये मात्र संयोग नहीं है कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने वालों में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यह वो राजनीतिक दल है जो द्रविड़वाद के नाम पर ईसाई मिशनरियों का एजेंडा चला रहे हैं। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत को बांटने के लिए भाषाओं के बीच खाई पैदा करने का कार्य आरंभ हो गया था। दक्षिण भारतीयों से कहा गया कि हिंदी आ गई तो उनकी भाषा और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर उत्तर भारतीयों के मन मस्तिष्क में बिठा दिया गया कि हिंदी उनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है। जैसी हिंदी हम बोलते हैं वैसी ही तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को भी बोलनी चाहिए। यदि किसी की हिंदी कुछ अलग है तो हमें उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। इसके बाद आरंभ हुई हिंदी फिल्मों की खलनायकी। 60 और 70 के दशक में ढेरों ऐसी फिल्में बनाई गईं जिनमें दक्षिण भारतीयों को जोकर अथवा विदूषक की तरह दिखाया जाता था। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि ऐसी घटिया फिल्में बनाने वाले अधिकांश निर्माता निर्देशक सरकारी टुकड़ों पर पलने वाले वामपंथी थे। उत्तर और दक्षिण के विभाजन की खाई मात्र कुछ वर्षों में खोद दी गई। अब इसे चौड़ा करने का काम चल रहा है। उत्तर भारत के लोगों ने मान लिया कि हिंदी उनकी मातृभाषा है और दूसरी ओर दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी को पराई मान स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में हिंदी उत्तर भारतीयों की मातृभाषा है? यदि हिंदी उत्तर भारतीयों की मातृभाषा है तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमाऊनी और गोंडी इत्यादि क्या है? ये वो उत्तर भारतीय भाषाएं हैं जिनका इतिहास हिंदी से भी पुराना है। इन सभी का समृद्ध इतिहास है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो भी हिंदी में नहीं बल्कि अवधी में लिखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन करने वाले कवि भूषण ने भी हिंदी नहीं बल्कि ब्रज भाषा में अपने साहित्य की रचना की है। भोजपुरी तो एक ऐसी भाषा है जो सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय है। ये आधा दर्जन से भी अधिक देशों में बोली और समझी जाती है। नेपाल और फिजी में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता है, जबकि भारत में भोजपुरी और ऐसी ढेरों समृद्ध भाषाओं को हिंदी की बोली बताकर किनारे लगा दिया गया। आज जो आधुनिक हिंदी हम देखते हैं उसका इतिहास मात्र लगभग 200 वर्ष पुराना है। हिंदी के मानक शब्द गढ़ने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी लोग हैं। इनमें बाबूराव विष्णु पराड़कर, वीर सावरकर जैसे मराठी भाषी और कई बांग्ला और ओडिया साहित्यकार थे। हिंदी के सबसे बड़े समर्थक गांधी जी गुजराती थे।
तो क्या हम कहें कि उन सभी ने हिंदी भाषा गढ़कर उत्तर भारतीयों पर थोप दी? वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदी को आधुनिक स्वरूप देने वालों ने जो भाषा गढ़ी थी वो सही अर्थों में अखिल भारतीय थी। इसका अपना व्याकरण था। शब्द संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से लिए गए थे। लिपि देवनागरी थी। कुल मिलाकर एक ऐसी भाषा जिसे पूरे देश में लोग समझ सकें। लेकिन हिंदी को गढ़ने वाले वो महापुरुष यदि आज इसका रूप देखेंगे तो संभवतः पहचान भी नहीं पाएंगे। पहले सिनेमा और फिर मीडिया ने हिंदी को सरल बनाने के नाम पर इसमें अरबी फारसी शब्दों को घुसाना आरंभ कर दिया। साथ ही आधुनिकता के नाम पर अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ भी चलती रही। स्थिति यह है कि आज हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं बोलने वालों को पराई लगने लगी है। जगह जगह हिंदी विरोधी आंदोलन इसी का परिणाम है। हिंदी विरोधी आंदोलनों के पीछे बड़ा हाथ भारत भंजक शक्तियों अथवा ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का है। इन्हें पश्चिमी देशों और ईसाई मिशनरियों से मोटा माल मिलता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत कभी शक्तिशाली न बनने पाए, इसके लिए उसे जातियों और भाषाओं में बांटना उनका ध्येय है। भारतीय भाषाओं की लड़ाई का सारा लाभ अंग्रेजी और उर्दू को मिल रहा है। अंग्रेजी तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा होने के नाते आवश्यक है, लेकिन उर्दू तो बिना किसी कारण जबरन थोपी जा रही है। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। ये कांग्रेस, वामपंथ, ईसाई और इस्लामी असुरों का मायाजाल ही है कि उत्तर भारत के लोग आज अपनी समृद्ध भाषाओं और उसके साहित्य को भूलते जा रहे हैं। लोग भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएं अपने बच्चों को सिखाने में शर्माते हैं। दूसरी ओर दक्षिण भारत के लोग हिंदी को शत्रु मानकर उस अंग्रेजी का पोषण कर रहे हैं जो अंततः उनकी भाषाओं को निगल जाएगी। वास्तव में हिंदी किसी भी भारतीय की मातृभाषा नहीं है, लेकिन ये निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। चाहे कोई माने या ना माने, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक के लोग भी आपस में जब बात करते हैं तो उन्हें हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। इससे किसी भाषा को क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि ये पता चलता है कि हम में आपस में कितनी अधिक समानताएं हैं। पर्दे के पीछे से काम कर रही भारत विरोधी शक्तियां यही होने नहीं देना चाहती। हिंदी के हित के लिए आवश्यक है कि उत्तर भारतीय राज्यों के लोग इसे अपनी मातृभाषा मानना बंद करें और असली मातृभाषाओं को स्वीकार करें। अपनी मां को छोड़कर किसी अन्य की गोद में बैठ जाना हमारी सामूहिक मूर्खता है। अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन इतनी भी नहीं। बहुत अच्छी अंग्रेजी ना जानने के बाद भी कोई व्यक्ति उच्च पदों तक पहुंच सकता है। उर्दू को भारतीय भाषा मानने की भूल मत करें। यह भी वैसा ही झूठ है जैसा आतंक का कोई मजहब नहीं होता और इस्लाम शांति की सीख देता है। शेर व शायरी और नजाकत ऊपरी दिखावे हैं, अंदर आतंकवाद भरा हुआ है। कश्मीर का इतिहास उठाकर देख लें, वहां पर पहले उर्दू थोपी गई, फिर पीछे से आतंकवाद आया। फिर भी विश्वास ना हो तो उर्दू शायरों के जिहादी चरित्र का अध्ययन करें। जो दक्षिण भारतीय लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें HCL कंपनी के चेयरमैन रहे शिव नाडर के बारे में जानना चाहिए। तमिलनाडु में पैदा हुए शिव नाडर ने कहा था कि हिंदी ने मुझे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में बहुत सहायता की। हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत सहायक होता है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों से संपर्क के लिए भी हिंदी बहुत उपयोगी है। शिव नाडर ने ये बात यूपी बिहार के लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि तमिलनाडु के त्रिची में अपने स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कही थी। आज नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे नेता हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदी ही उन्हें अधिक लोगों तक पहुंचा सकती है। दक्षिण भारत के कई नेता योग्य होने के बावजूद कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख पाते।
क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती। अपने बच्चों को मातृभाषा के बाद जो दूसरी भाषा सिखाएं वो हिंदी होनी चाहिए। और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की स्थानीय भाषा तो हर हाल में सिखाएं। रही बात हिंदी थोपने की, तो विश्वास रखें कि जो भाषा इतने दशकों में भोजपुरी, अवधी, ब्रज और मैथिली को नहीं खा सकी, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम को क्या खाएगी।